नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं आज की अपनी पाठशाला। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यानपूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आखिर क्या कह रहा है? कह रहा है कि दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है। कह रहा है कि और एम जो है भुजा पी क्यू पर स्थित कोई एक बिंदु है। कह रहा है कि तब बताइए त्रिभुज आर एम एस और आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कहोगे हम। दोस्तों हमारे सामने एक आयत दिया गया है पी क्यू आर एस। हाँ कि ना? हाँ। और उस आयत में पी क्यू पर एक बिंदु स्थित है एम। ठीक है। और उस एम बिंदु को शीर्ष एस और आर से मिला दिया गया है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि तब बताइए जो त्रिभुज हमारा आर एम एस और आयत जो पी क्यू आर एस है उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, कहोगे हाँ। तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और वहां पर निकालने की भी कोशिश करने की। वास्तव में आर एम एस जो त्रिभुज है और जो आयत पी क्यू आर एस है उनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा क्या। हाँ कि नहीं? हाँ। तो सबसे पहले मैं आयत बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं आयत यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर आयत बना लेता हूँ। दोस्तों ये हमारा एक आयत है। दोस्तों ये हमारा एक आयत है। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक आयत। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक आयत है और इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये मान लीजिए पी है और ये वाला शीर्ष क्यू है और ये वाला शीर्ष मान लीजिए आर है और ये वाला शीर्ष मान लीजिए। ठीक है। कह रहा है कि दोस्तों ये जो हमारा पी क्यू आर एस आयत है इसके पीक्यू भुजा पर एक बिंदु एम स्थित है और उस एम बिंदु को एस शीर्ष से मिलाया गया है। एस शीर्ष से मिलाया गया तो और आर शीर्ष से भी मिलाया गया तो इस प्रकार दोस्तों एक त्रिभुज का निर्माण हो रहा है। अगर दोस्तों दोस्तों इस एम बिंदु को जो हमारा एम बिंदु स्थित है पीक्यू भुजा पर उसे एस शीर्ष से मिलाया गया है और आर शीर्ष से मिलाया गया है, तो इस प्रकार एक त्रिभुज बनकर तैयार हुआ आर एम एस। हाँ। अब क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में कुछ जानकारी दी गई है। कह रहा है कि ये जो आकृति हमारा ये जो हमारा पी क्यू आर एस एक आयत है इसमें पी क्यू भुजा पर एक बिंदु स्थित है एम। ठीक है, ये चीज यहाँ पर दिख रहा है। आगे कह रहा है कि तब बताइए जो त्रिभुज हमारा आर एम एस है और हमारा जो पी क्यू आर एस आयत है इनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, यही पूछ रहा होगा। हाँ, तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको मैंने पिछली क्लास में बताया था कि जब किसी समानांतर चतुर्भुज में किसी भुजा पर किसी भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है उस समानांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधे के बराबर होता है, कहोगे हाँ। ठीक है। और मैंने दोस्तों आपको ये भी बताया था कि ये जो नियम है हर उस जगह लागू होता है जहां पर चतुर्भुज के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। हाँ हाँ हाँ। तो यही नियम दोस्तों यहाँ पर भी लागू हो रहा है। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि पी क्यू आर एस एक आयत है। आपको अच्छी तरीके से पता है कि आयत अगर है तो आमने सामने की तो भुजा बराबर होगी, कहोगे हाँ। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो हमारा चतुर्भुज है, दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये जो हमारा आयत है इसमें आमने सामने की भुजा बराबर है और इस आयत में इस वाली भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया गया है जिसका शीर्ष जो है सामने वाली भुजा को टच कर रहा है। अगर दोस्तों इस आयत में इस वाली भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में दोस्तों इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आधार के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब यही है कि अगर इस पूरे आयत का क्षेत्रफल जो है 2 यूनिट है, इस पूरे आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा वास्तव में 1 यूनिट होगा, कहोगे हाँ। दोस्तों अगर इस आयत में इस वाली भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में इस त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। इसका मतलब यही है कि यदि आयत का क्षेत्रफल कुल मिलाकर 2 यूनिट है तो ऐसी स्थिति में इस आयत का क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट होगा। हाँ, इस प्रकार तो देखा जाए तो त्रिभुज आर एम एस और हमारा आयत जो है पी क्यू आर एस इनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा वो वास्तव में 1/2 होगा। क्योंकि दोस्तों त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर 1 यूनिट है तो आयत का क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट होगा। तो इस प्रकार देखा जाए तो त्रिभुज आर एम एस और आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 होगा। हाँ कि नहीं? यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, तो अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अगला क्वेश्चन आप पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर अगला क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाह रहा है। तो वह देखिए हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। मैंने कहा ठीक है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है जिसमें पी क्यू और क्यू आर की लंबाई का जो अनुपात है 15:4 है। क्या है? 15:4 है।
कह रहा है कि यदि बिंदु एम भुजा पी क्यू का मध्य बिंदु है तो बताइए कोस आर एम क्यू का मान क्या होगा, कोस आर एम क्यू का मान क्या होगा। तो आइए हम पता करने की कोशिश करते हैं कि कोस आर एम क्यू का मान क्या होगा। ठीक है, दोस्तों क्वेश्चन में कह रहा है कि एक आयत है पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले मैं एक आयत बना लेता हूँ पी क्यू आर एस। मैंने दोस्तों आयत बना लिया। मान लीजिए इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, ये क्यू है और ये आर है, ये एस है। ऐसा नहीं है कि इसी को ही आपको पी मानना, आप चाहे जिसे मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे किस नजरिए से क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है। ठीक है, कह रहा है जिसमें पी क्यू, कह रहा है जिसमें पी क्यू और ये जो क्यू आर भुजा है इनकी लंबाई का अनुपात 15:4 है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि यदि पी क्यू की भुजा की लंबाई 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, 15 यूनिट है, तो इस क्यू आर भुजा की लंबाई क्या है, 4 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है। ठीक है दोस्तों, पीक्यू और क्यू आर भुजा जो है उनकी लंबाई का अनुपात 15:4 है। दोस्तों अगर लंबाई का अनुपात, इनकी लंबाई का अनुपात 15:4 है तो क्या इनकी लंबाई का अनुपात 30:8 नहीं हो सकता? हो सकता है। क्या इनकी लंबाई का अनुपात 60:16 नहीं हो सकता? कहोगे हो सकता है। बात तो एक ही है, चाहे 15:4 का हो, चाहे 30:8 का हो, चाहे 60:16 का हो, बात तो एक ही है। कहोगे हाँ, मैं ठीक है। तो यही चीज का, इसी कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे अभी। ठीक है, आगे कह रहा है कि जो एक बिंदु एम है जो पी क्यू का मध्य बिंदु है। कह रहा है कि एक बिंदु एम है, मान लीजिए यहाँ एम यहाँ पर। कह रहा है कि एक बिंदु एम है जो पी क्यू का मध्य बिंदु है। मान लीजिए पी क्यू का मध्य बिंदु एम, यहाँ पी क्यू का मध्य बिंदु ये है और ये जो बिंदु है ये कुछ और नहीं है, एम है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हो गई। हमसे क्या कह रहा है, क्योंकि देखिए हमसे कह रहा है कि बताइए कोस आर एम क्यू का मान क्या होगा। कोस आर एम क्यू का मान क्या होगा, मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमें पता करना है। कह रहा है कि कोस आर एम क्यू का मान क्या होगा, कहोगे हाँ। यही तो पता करना है, कहोगे हाँ, यही चीज हमें पता करना है। हाँ दोस्तों, कोस थीटा बराबर होता है, एक बात बताइए मुझे, ये मध्य बिंदु है, कहोगे हाँ। तो अगर ये मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु एम ने इस पूरे भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, कहोगे हाँ। ठीक है, पूरे भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा। तो ये पूरी भुजा 15 थी, अगर दो बराबर भागों में बांट दिया है तो ये भुजा, ये इस खंड की लंबाई 7.5 हो जाएगी, इस खंड की लंबाई 7.5 हो जाएगी। दोस्तों हम भुजा को दो बराबर भागों में बांट रहे हैं तो ये जो लंबाई है, इस खंड की जो लंबाई निकल कर आ रही है पॉइंटों में आ रही है और इस खंड की लंबाई भी पॉइंटों में आ रही है, पॉइंटों में आ रही है। तो एक काम करिए दोस्तों, ऐसा मैं क्या कर दूं कि ये जो खंड की लंबाई आ रही है ये पॉइंटों में ना आए। कहोगे देखिए पीक्यू भुजा और क्यूआर भुजा की लंबाई का अनुपात 15:4 दिया था। मैंने कहा हाँ, तो देखिए अगर पीक्यू भुजा की लंबाई 30 होती तो ऐसी स्थिति में इस खंड की लंबाई 15 होती। मैंने कहा ठीक है, ये तो बात आप अच्छी कह रहे हो, अच्छी बात कह रहे हो। कहोगे देखिए अगर पीक्यू और क्यूआर भुजा की लंबाई 15:4 है तो हम इसी को दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि भैया पीक्यू और क्यूआर भुजा की लंबाई जो है वो वास्तव में 30:8 है। हाँ कि नहीं? हाँ, 30:8 है। इसका मतलब क्या कहोगे, इसका मतलब ये है कि यदि पीक्यू भुजा की लंबाई 30 यूनिट है तो इस वाली भुजा की लंबाई जो है 8 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना, हो गया। यहाँ तक आपको सारी चीजें समझ में आ गई है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। आपको अच्छे तरीके से पता होगा कि मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट में ना आए, ये जो खंड है ये पॉइंट में ना आए, ऐसा इसलिए मैंने किया। अगर 15:4 हो सकती है तो 30:8 नहीं हो सकती, हो सकती है, तो मैंने वही चीज कर लिया। दोस्तों एम क्या है, मध्य बिंदु है। अगर तो मध्य बिंदु है तो इस मध्य बिंदु ने, एम ने इस पूरे भुजा को दो बराबर भागों में बांट दिया होगा, कहोगे हाँ। अगर दो बराबर भागों में बांट दिया होगा तो प्रत्येक खंड की लंबाई वास्तव में 15 यूनिट, 15 यूनिट हो गई होगी, कहोगे हाँ 15 यूनिट, 15 यूनिट हो गई होगी। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। मतलब कि अगर इस खंड की लंबाई 15 यूनिट है तो इस खंड की भी लंबाई 15 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छी तरीके से पता है कि आयत में एक भुजा दूसरे भुजा के साथ मिलकर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ होगा दोस्तों, ये जो हमारा आर एम क्यू दिख रहा है ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। और किसी समकोण, और आपको अच्छी तरीके से पता है कि जब किसी समकोण त्रिभुज में हमारा हमारा लंब 8 होता है और आधार 15 होता है तो हमारा कर्ण जो होता है 17 होता है। मतलब ये जो हमारा आर एम है इसकी लंबाई वास्तव में 17 होगी। हाँ दोस्तों, आप मुझे बताइए कोस थीटा बराबर होता है क्या, को देखिए कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे लंब, आधार बटे कर्ण होता है। तो यहाँ अगर कोस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण होता है तो कोस कोस आर एम क्यू बराबर भी कोस आर एम क्यू बराबर क्या होगा, देखिए कोस आर एम क्यू बराबर भी होगा आधार बटे लंब।
हाँ, आधार क्या हो गया 15 है, और लंब के आधार बटे कर्ण, आधार क्या हो गया 15 है, और कर्ण क्या हो गया, देखिए कर्ण हमारा 17 है। तो इस प्रकार देखा जाए तो कोस आर एम कोस कोस आर एम क्यू का मान जो होगा, कोस आर एम क्यू का जो मान होगा वो 15/17 होगा। क्या होगा, 15/17 होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, कहोगे हाँ अगला क्वेश्चन हम देख रहे हैं, और ये अगले क्वेश्चन को उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, कहोगे देखिए हमसे कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, कह रहा है कि पी क्यू आर एस एक आयत है, कह रहा है भुजा क्यू आर और पी एस के मध्य बिंदु क्रम से एम और एन है। कह रहा है यदि भुजा एम एन पर कोई एक बिंदु ए है स्थित है, तब बताइए पी ए क्यू और आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। हाँ यही तो कह रहे हो, हाँ यही चीज हमसे कह रहा है। कह रहा है कि दोस्तों एक आयत है पी क्यू आर एस, तो सबसे पहले मैं एक आयत बना लेता हूँ पी क्यू आर एस। मान लीजिए दोस्तों एक आयत है, और इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, ये वाला शीर्ष क्यू है, और ये वाला शीर्ष हमारा आर है, और ये वाला शीर्ष आर है। दोस्तों ये जो हमारा आयत है पी क्यू आर एस, इसके भुजा क्यू आर पर, इसके भुजा क्यू, एक मिनट रुकिए, मैं नामकरण नाम चेंज कर दे रहा हूँ, ठीक है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाए, आ जाए। ठीक है, मान लीजिए ये जो हमारा आयत है इसका ये वाला शीर्ष जो है पी है, और ये वाला शीर्ष हमारा क्यू है, और ये वाला शीर्ष हमारा आर है, और ये वाला शीर्ष हमारा एस है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। कह रहा है कि ये जो हमारा आयत है पी क्यू आर एस, इसमें क्यू आर और ये जो पी एस है उसका मध्य बिंदु एम है। कह रहा है कि ये जो क्यू आर है इसका मध्य बिंदु एम है, क्यू आर भुजा का मध्य बिंदु एम है, और इस पी एस भुजा का मध्य बिंदु एन है। दोस्तों मैंने ऐसा नहीं है कि आप अगर इसको पी मानकर इसको इस वाले चीज को पी मानकर करते तो ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता, लेकिन आपको थोड़ा समझाने में मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, कह रहा है कि मध्य बिंदु एम और एन है। हाँ हाँ, कह रहे हैं कि भुजा जो एम एन है दोस्तों, एम एन या एन एम जो है इनको मिलाया गया है। दोस्तों एम एन जो है या एन एम जो है इनको मिलाया गया है, तो ठीक है मिला दिया मैंने। ठीक है, कह रहा है कि ये जो एम एन है या एन एम है, इस पर एक बिंदु ए स्थित है। मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु ए स्थित है, एक बिंदु ए स्थित है। आगे हमसे कह रहा है तब बताइए त्रिभुज पी ए क्यू कह रहा है कि तब बताइए पी ए क्यू, और ये जो हमारा आयत है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि ये जो त्रिभुज पी ए क्यू है और आयत जो हमारा पी क्यू आर एस है, इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम आयत का अनुपात यहाँ पर पी ए क्यू, जो त्रिभुज हमारा पी ए क्यू है और जो हमारा आयत पी क्यू आर एस है, इनके क्षेत्रफल का अनुपात निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारा पी क्यू आर एस क्या था, एक आयत था। हाँ तो इस पी क्यू आर एस आयत में इस भुजा का मध्य बिंदु एम है और इस भुजा का मध्य बिंदु एन है। अगर तो हम इस मध्य बिंदु को मिलाता हूँ दोस्तों, तो ऐसी स्थिति में ये जो हमारा बनकर तैयार होगा ये भी हमारा एक आयत होगा, ये भी हमारा एक आयत होगा। हाँ कि ना हो गया दोस्तों। अगर मैं इस मध्य बिंदु को, अगर दोस्तों इस मध्य बिंदु को मैं मिला रहा हूँ, तो ये जो आयत का क्षेत्रफल है वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। हाँ ये भी बात आपको पता है, क्लियर हो गया। अगर तो इस पी क्यू आर एस इस आयत पी क्यू आर एस के इस भुजा के मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मैं मिला रहा हूँ एक रेखा के द्वारा, तो ऐसी स्थिति में ये जो आयत का क्षेत्रफल होगा वो 2 बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो ये बात तो हमें पता चल गई है कि भैया आयत का जो क्षेत्रफल है इस भुजा के खींचने पर, इस रेखा के खींचने पर पूरा आयत का क्षेत्रफल 2 बराबर भागों में बढ़ गया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर इस पी क्यू आर एस, ये जो हमारा आयत पी क्यू आर एस है, इसके क्षेत्रफल वास्तव में 4 यूनिट है, तो ऐसी स्थिति में इस आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट के हिस्से में बढ़ गया होगा। मतलब इस आयत का क्षेत्रफल इस खंड का क्षेत्रफल 2 यूनिट हो गया होगा, और इस खंड का क्षेत्रफल भी 2 यूनिट हो गया होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। दोस्तों ये हमारा क्या है, आयत है। दोस्तों आप इस आकृति में दोस्तों ये जो हमारा है दोस्तों ये क्या है, एक आयत है। हाँ दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इस आयत में इस वाली भुजा पर इस भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है। और आपको चित्र ये पता है कि जब किसी आयत में किसी भुजा को आधार मानकर एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उस आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है।
अगर दोस्तों इस वाली भुजा इस वाले आयत में इस भुजा को आधार मानते हुए त्रिभुज बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो क्षेत्रफल होगा इस आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। मतलब अगर आयत का क्षेत्रफल 2 यूनिट है तो इस ट्रायंगल का जो क्षेत्रफल होगा वास्तव में 1 यूनिट होगा। हाँ कि नहीं? हाँ, 1 यूनिट होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है कहोगे? हाँ। ठीक है दोस्तों, हमसे पूछा क्या था कहोगे? हमसे कह रहा था कि त्रिभुज पी ए क्यू और जो हमारा आयत पी क्यू आर एस उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो त्रिभुज पी ए क्यू का क्षेत्रफल क्या है कहोगे? 1 यूनिट है। तो जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए आयत का क्षेत्रफल हमने माना था 4 यूनिट। हाँ हाँ, इस प्रकार देखा है तो आयत का क्षेत्रफल 4 यूनिट है। इस प्रकार से तो देखा जाए तो त्रिभुज पी ए क्यू और आयत जो हमारा पी क्यू आर एस है उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात है 1:4 है। 1:4 है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी है कहोगे? नहीं, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। आप इस क्वेश्चन को देखिए, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर भी समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को फिलहाल कह रहा कहोगे। देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है कि नीचे दी गई आकृति में पी क्यू आर एस एक आयत है। कह रहा है कि त्रिभुज आर एम एस एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है। हाँ कि ना? हाँ। कह रहा है यदि क्यूएम जो है एम आर के दुगना है तो आयत पी क्यू आर एस के क्षेत्रफल क्या होगा? क्षेत्रफल क्या होगा? हाँ ठीक है दोस्तों, एक आयत हमारा पी क्यू आर एस। तो सबसे पहले मैं आयत बनाऊंगा सबसे पहले मैं एक आयत बनाऊंगा पी क्यू आर एस। तो मैंने दोस्तों आयत तो बना लिया है। मान लीजिए इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये पी है, और ये वाला जो शीर्ष है ये क्यू है, और ये वाला जो शीर्ष है हमारा आर है, और ये वाला जो शीर्ष है हमारा S। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर। दोस्तों ये जो हमारा पी क्यू आर एस आयत है इसके क्यू आर भुजा पर एक बिंदु हमारा एम स्थित है। एक बिंदु एम स्थित है और एम बिंदु को ऐसे शीर्ष से मिलाया गया है। एम बिंदु को ऐसे शीर्ष से मिलाया गया है। एम बिंदु को ऐसे शीर्ष से मिलाया गया है। ठीक है, और मिलाने पर जो त्रिभुज बन रहा है उस त्रिभुज में ये जो हमारा एस आर भुजा है इस एम आर भुजा के बराबर है। ठीक है, तो जैसी आकृति बनाकर दिखाई गई थी वैसे ही मैंने आकृति बना दी है। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि पी क्यू आर एस इकायत, कह रहा है कि जिसमें एम आर एस एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज है। आपको चित्र ये पता है कि अगर दो भुजा बराबर हैं तो ये समकोण भी है और दो भुजा बराबर भी है, तो ये समकोण समद्विबाहु त्रिभुज ही होगा। ठीक है, आगे कह रहा है जिसका क्षेत्रफल 18 सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर है। मतलब ये जो हमारा आयत है इसका क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। हाँ, इसका क्षेत्रफल जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। आगे हमसे क्या कह रहा है कहोगे? आगे हमसे कह रहा है कि ये जो क्यूएम है इसकी जो लंबाई है एम आर भुजा की लंबाई का दुगना है। मतलब अगर एम आर की लंबाई जो है 1 यूनिट है तो इस क्यूएम की जो लंबाई है वास्तव में 2 यूनिट है। क्या है? 2 यूनिट है। बोलो हाँ कि ना कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कह रहा है कि तब बताइए आयत जो हमारा पी क्यू आर एस जो आयत है उसका क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, तो आइए क्षेत्रफल निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों मैंने क्या किया, क्यू शीर्ष को एस शीर्ष से मिला दिया। दोस्तों इस आयत के क्यू शीर्ष को मैंने एस शीर्ष से मिला दिया। आपको कोई आपत्ति है? नहीं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर दोस्तों मैं मिला देता हूं तो दोस्तों मैंने मिला दिया। हाँ, अगर दोस्तों मैं मिलाता हूं तो मुझे दिख रहा है कि इस वाले हिस्से में दो छोटे छोटे त्रिभुज बने हैं और दोनों त्रिभुज जो छोटे छोटे हैं वो एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाए गए हैं। और दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाए जाते हैं। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब दो या दो से अधिक त्रिभुज एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाए गए हों तो ऐसी स्थिति में उनके क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है उनके आधारों के अनुपात के बराबर होता है। अगर दोस्तों ये दोनों जो छोटे छोटे त्रिभुज है अगर एक ही शीर्ष को साझा करते हुए बनाया गया है तो ऐसी स्थिति में इनका जो क्षेत्रफल होगा वास्तव में इनके आधारों के अनुपात के बराबर होगा। इनके आधारों का अनुपात क्या होगा? देखिए इस वाले त्रिभुज और इस वाले त्रिभुज के आधारों का जो अनुपात है 1:2 है। तो इनके क्षेत्रफल का भी अनुपात 1:2 होगा। मतलब अगर इसका क्षेत्रफल 1 यूनिट है तो इसका क्षेत्रफल वास्तव में 2 यूनिट है। ठीक है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल कितना है हमारे अनुसार 1 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर है। मतलब 1 यूनिट बराबर है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, इस पूरे का क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए इसका क्षेत्रफल वास्तव में 1 यूनिट है और इसका क्षेत्रफल 2 यूनिट है। तो इस प्रकार देखा तो इस पूरे का क्षेत्रफल 3 यूनिट है। हाँ कि नहीं? हाँ, तो 1 यूनिट जो है 18 सेंटीमीटर स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो 3 यूनिट किसको करेगा? 3 यूनिट वास्तव में
54 सेंटीमीटर स्क्वायर को करेगा। मतलब हो गया, मतलब ये जो हमारा है इसका क्षेत्रफल 54 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। दोस्तों आपको चित्र की पता है कि जब किसी आयत में हम एक विकर्ण को खींचते हैं तो पूरा एरिया दो बराबर भागों में बढ़ जाता है। उसमें से दोस्तों अगर अगर दोस्तों इस विकर्ण को खींचने पर ये जो एरिया है, ये जो पूरा एरिया है, ये दो बराबर भागों में बढ़ गया। उसमें से इस खंड का एरिया, उसमें से एक भाग का एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर रहता है। तो दोनों का तो ऐसी स्थिति में दोनों खंड का एरिया क्या होगा? देखिए, एक खंड का एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों खंड का एरिया जो होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। हाँ कि नहीं? मतलब ये जो आयत है हमारा, इसका एरिया जो होगा 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। 108 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। बताइए कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी है? क्यों कहोगे नहीं, हमें कहीं दिक्कत, कहीं परेशानी नहीं। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे हैं? हाँ, इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को, इसके बाद मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, आखिर ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को पढ़कर देखिए। इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ABCD एक आयत है। ठीक है, कह रहा है कि इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि ABCD एक आयत है और जिसमें भुजा AB जो है BC का √3 गुना है। कह रहा है विकर्ण AC और CD, कह रहा है विकर्ण AC जो है भुजा CD के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब कोण ACD कितने डिग्री का कोण ACD बनाएगा। हाँ, कह रहा है कि विकर्ण AC और CD के साथ, कह रहा है विकर्ण AC जो है CD भुजा के साथ कितने डिग्री का कोण ACD बनाएगा। हाँ, तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो एक आयत है। सबसे पहले मैं एक आयत यहाँ पर बनाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों मैंने आयत तो बना लिया है। ठीक है, मान लीजिए ये जो आयत है, मान लीजिए दोस्तों ये जो आयत है, इसका ये वाला जो शीर्ष है ये है, ये वाला शीर्ष B है और ये वाला शीर्ष C है और ये वाला शीर्ष। ठीक है, आगे कह रहा है दोस्तों कि इस आयत में ये जो दोनों विकर्ण है, ये जो दोनों विकर्ण है, इनको मिलाया गया है आपस में। तो मैं मिला दिया हूं। दोस्तों ये जो इस आयत में दोनों विकर्ण को खींचा गया है और दोनों विकर्ण को इस आयत में खींचा गया है। तो मैंने यहाँ पर खींच दिया दोनों विकर्ण। ठीक है, आगे हमसे दोस्तों इस क्वेश्चन में दोस्तों हमसे कह रहा था कि ABCD एक आयत है। कह रहा था कि जिसमें AB जो है, AB भुजा की जो लंबाई है BC भुजा की लंबाई की √3 गुनी है, √3 गुनी के बराबर है। हाँ, अच्छा एक चीज यहाँ पर नोटिस करिए दोस्तों, जो AB है उसकी जो लंबाई है BC भुजा की √3 गुनी है। इसका मतलब क्या है? अगर BC भुजा की लंबाई 1 यूनिट है तो AB की लंबाई √3 गुनी है। हाँ, ये तो मतलब हो गया। तो इसका मतलब है AB जो है लंबाई है, आयत की लंबाई है, और जो हमारा BC जो है चौड़ाई तो देखा। लेकिन दोस्तों आपको देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पर नामकरण गलत किया है। AB अगर मैं देखूं यहाँ पर तो AB क्या है, चौड़ाई को काम कर रहा है। तो यहाँ पर मैं मुझे नामकरण चेंज करना पड़ेगा, नामकरण मुझे दूसरा रखना पड़ेगा। मान लीजिए ये जो आयत है, इसका इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये A है, ये वाला B है और ये वाला C है और ये वाला D है। अब सही है कहोगे? हाँ, अब सही है। ठीक है, अब हमसे कह रहा है दोस्तों, हमसे क्वेश्चन में कह रहा था कि ABCD एक आयत है जिसमें AB जो भुजा है वो BC भुजा की √3 गुनी है। मतलब हो गया, मतलब अगर BC भुजा की लंबाई 1 यूनिट है, इस वाली AB भुजा की लंबाई जो होगी √3। हाँ, यही तो मतलब है कहोगे? हाँ, ठीक है। आगे कह रहा है विकर्ण AC, कह रहा है विकर्ण ये जो AC है और CD, कह रहा है ये जो, एक मिनट, ये CD नहीं, एक मिनट, ये AC और अच्छा, कह रहा है ये जो विकर्ण है हमारा AC है, एक मिनट रुकिए, कह रहा है ये जो विकर्ण हमारा AC है, ये CD भुजा के साथ, ये जो CD भुजा है इसके साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब कोण A, एक मिनट रुकिए, अच्छा, कह रहा है ये जो विकर्ण हमारा AC है, विकर्ण हमारा AC है, इस CD भुजा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब कोण ACD क्या होगा? मतलब कोण ACD क्या होगा? यही तो पूछ रहा है, कोण का हो गया। हाँ, यही कोण हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि ये जो विकर्ण हमारा ACD है, इस CD भुजा के साथ कितने डिग्री का कोण बनाएगा? मतलब कोण ACD का मान क्या होगा? हाँ, तो आइए पता करने की यहाँ पर कोशिश करते हैं। आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि आयत में दोनों जो किन्हीं भी दो संलग्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण जो होता है उनके 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ, इस प्रकार देखा जाए तो ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है। ये जो हमारा दिख रहा है समकोण त्रिभुज है, और आप देख रहे हैं कि समकोण त्रिभुज में हमारा लंब जो है, अगर मैं इस कोण के अनुसार देखता हूँ तो हमारा लंब जो है 1 यूनिट है और आधार हमारा √3 है।
अगर एक हमारा लंब है और लंब हमारा 1 यूनिट है और आधार हमारा अंडर रूट 3 है, तो हमारा जो कर्ण होगा वो वास्तव में 2 यूनिट हुआ कहोगे, 2 यूनिट होगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर थीटा डिग्री का कोण बनना है, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आ जाए। आप मुझे बताइए दोस्तों, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी कहोगे। देखिए साइन थीटा कहोगे, देखिए साइन थीटा बराबर होता है, तो देखिए साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। लंब हमारा 1 है और कर्ण हमारा 1/2 है, तो इस प्रकार साइन थीटा बराबर जो होगा 1/2 होगा। हाँ। और 1/sin थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, तो देखिए साइन थीटा में एक साइन के टेबल में 1/2 साइन 30 की वैल्यू होती है, तो इसे 1/2 की जगह मैं साइन 30 लिख सकता हूँ। हाँ, इस प्रकार मैंने लिख दिया साइन 30। अब दोस्तों अगर मैं तुलना करता हूं तो थीटा की वैल्यू क्या निकल कर आई है, तो देखिए थीटा की दोस्तों ये दोनों तभी बराबर हो सकते हैं जब थीटा बराबर होगा 30 डिग्री के। हाँ, इस प्रकार देखें तो ये जो हमारा कोण है, यहाँ पर बनने वाला कोण है वो क्या होगा 30 डिग्री। हाँ, हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई होगी। हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में। दोस्तों आपको चित्र की पता है, आयत में आमने सामने की भुजाएं समांतर होती है, मतलब समांतर होती है। तो हाँ, तो इस ये जो हमारा आयत दिख रहा है, इसमें ये वाली भुजा इस वाली भुजा के समांतर है, और इस समांतर इन दोनों समांतर भुजाओं को एक तिर्यक रेखा काटेगी। और जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटती है, तो तिर्यक रेखा के दोनों तरफ अंदर के बनने वाले कोण सब बराबर होते हैं। अगर इन दोनों समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो ऐसी स्थिति में इस तिर्यक रेखा के इस साइड और इस तिर्यक रेखा के इस साइड भी अंदर के बनने वाले कोण बराबर होंगे। मतलब अगर यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बन रहा है, तो यहाँ पर भी 30 डिग्री का कोण बनेगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया विकर्ण एसी भुजा सीडी के साथ मतलब 30 डिग्री का कोण बनेगा, मतलब कोण एसीडी जो होगा वो 30 डिग्री होगा। क्या होगा, 30 डिग्री होगा। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गई है। तो हाँ, अगर दोस्तों मैं ये वाला कोण पता कर लेता हूँ, तब भी मैं आसानी से निकाल सकता था। आप पता कर सकते हैं दोस्तों, मान लीजिए यहाँ पर बनने वाला कोण थीटा है, तो आप मुझे बताइए साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, तो साइन 30 की वैल्यू अंडर रूट 3/2 होगी। और आपको चित्र कैसे पता है, 1 मिनट, अगर तो मैं मान लेता हूँ यहाँ पर बनने वाला कोण जो है थीटा है, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट 3/2, और अंडर रूट 3/2 जो होती है साइन 60 की वैल्यू होती है। तो मैं अंडर रूट 3/2 को साइन 60 भी कर सकता हूँ। तो इस प्रकार अगर मैं इस प्रकार देखा तो साइन थीटा जो है साइन 60 के बराबर है, और ये दोनों तभी बराबर होते हैं जब थीटा जो होगा 60 के बराबर होगा। तो यहाँ पर बनने वाला कोण आ गया 60 डिग्री। यहाँ पर पूरा बनने वाला कोण क्या है, 90 डिग्री है। उसमें से इस कोण की भागीदारी 60 डिग्री की है, तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी, 30 डिग्री की। तो आप इस तरीके से भी जाकर निकाल सकते थे, कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ेंगे। इस क्वेश्चन को फिलहाल पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की फिर से कोशिश करूंगा। ठीक है, पढ़िए इस क्वेश्चन को, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि दी गई आकृति में एक एबीसीडी एक आयत है। कह रहा है कि जिसमें कह रहा है कि दी गई आकृति में एबीसीडी एक आयत है। कह रहा है कि और त्रिभुज डीईएफ एक त्रिभुज है। कह रहा है कि जिसके शीर्ष आयत की भुजाओं पर स्थित है। कह रहा है एडी जो है 16 सेंटीमीटर है, बीएफ जो है 7 सेंटीमीटर है, ईई जो है 9 है, ईबी जो है 3 सेंटीमीटर है। कह रहा है कि तब बताइए ईडी और ईएफ के मध्य बिंदुओं को जोड़ने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी। हाँ, तो सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। हाँ, सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बना लेता हूँ। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले मैं इस आकृति को बना लेता हूँ। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक आयत है, और इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है, और ये वाला जो शीर्ष है बी है, और ये वाला शीर्ष जो है सी है, और ये वाला शीर्ष। ठीक है दोस्तों, ये जो हमारा ए बी है, ए बी भुजा का ए बी जो है दोस्तों, ये जो हमारा ए बी है, इस पर एक बिंदु ई स्थित है, मान लीजिए यहाँ पर स्थित। और ये जो हमारा बीसी है, इसकी भुजा पर एक बिंदु एफ स्थित है, मान लीजिए एफ यहाँ पर स्थित। तो ई बिंदु को डी शीर्ष से मिलाया गया है, ई बिंदु को डी शीर्ष से मिलाया गया है। तो ई बिंदु को डी शीर्ष से मिलाया गया है। क्या, डी शीर्ष से मिलाया गया है। हाँ, डी शीर्ष से मिलाया गया है। इसी प्रकार तो डी शीर्ष को एफ बिंदु से भी मिलाया गया, इसी प्रकार तो डी शीर्ष को एफ बिंदु से भी मिलाया गया है। तो मैंने मिला दिया। और ए और एफ बिंदु जो है उनको भी मिलाया गया है। कहोगे हाँ, तो मैंने मिला दिया, मैंने मिला दिया। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें। अब दोस्तों, अब अब कुछ जानकारी क्वेश्चन के अंदर भी दी गई है। कहोगे हाँ, पढ़ लेते हैं क्वेश्चन के अंदर जानकारी क्या दी गई है। तो देखिए कह रहा है कि एबीसीडी एक आयत है। मैंने ठीक है जी। कह रहा है कि एक त्रिभुज डीईएफ बना है। ठीक है, डीईएफ दिख रहा है। कह रहा है जिसके शीर्ष आयत की भुजाओं पर स्थित है। ठीक है, कह रहा है कि जिसके शीर्ष आयत की भुजाओं पर, देखो दो शीर्ष जो है आयत की भुजाओं पर स्थित है, तीसरा तो भैया शीर्ष से ही बना है। ठीक है, कह रहा है कि एडी जो है 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है एडी जो है ये वाली जो भुजा हमारी है ये 16 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है कि
BF जो है 7 सेंटीमीटर है, BF ये जो हमारा है 7 सेंटीमीटर है। आगे कह रहा है कि AE जो है 9 है, कह रहा है ये जो हमारा AE है ये 9 है, ठीक है। कह रहा है ED जो है 3 है, कह रहा है ये जो हमारा है 3 है। कह रहा है कि तब बताइए ED, ED कहाँ है, कहोगे ये वाली। कह रहा है ED का मध्य बिंदु और ये जो EF है इसके मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, मतलब इस रेखा की लंबाई हमसे पूछ रहा है। कह रहा है कि ईडी का जो मध्य बिंदु है और ईएफ का जो मध्य बिंदु है उनको मिलाने वाली रेखा की लंबाई क्या होगी, मतलब इस रेखा की हमसे लंबाई पूछ रहा है। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये वाली पूरी भुजा क्या कहोगे, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 9 है, यहाँ से यहाँ तक की लंबाई 3 है, तो इस प्रकार दिख रहा है, तो इस पूरी की लंबाई 12 है। तो अगर इस भुजा की लंबाई 12 है तो इस भुजा की लंबाई भी 12 होगी, क्योंकि आमने सामने की भुजा आयत में बराबर होती है, ठीक है। दोस्तों अगर ये 16 है तो ये भी 16 हुई, कहोगे हाँ। दोस्तों इस प्रकार देखें तो ये जो हमारा बीसी भुजा है ये 16 है, और उसमें से देखा जाए तो इस खंड की लंबाई जो है 7 यूनिट है, तो इस खंड की जो लंबाई होगी 9 यूनिट। दोस्तों आपको जैसे कि पता है कि किसी भी आयत में दो संलग्न भुजाओं के बीच बनने वाला कोण 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का कोण है। दोस्तों आपको ये जो DFC दिख रहा है, त्रिभुज DFC त्रिभुज दिख रहा है, ये हमारा एक समकोण त्रिभुज है, और जब किसी समकोण त्रिभुज में हमारा लंब 12 होता है, आधार 9 होता है, तो कर्ण हमारा वास्तव में 15 होता है। तो इस प्रकार दिखा जाए तो DF भुजा की लंबाई जो है 15 है, ठीक है। अब दोस्तों आप एक बात बताइए, जो हमारा DEF त्रिभुज दिख रहा है आपको, इस DEF त्रिभुज में इस DE भुजा के और जो हमारा EF भुजा है उसके मध्य बिंदु को मिलाया गया है एक रेखा के द्वारा। और आपको जैसे कि पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो भुजाओं के मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया जाता है, तो वो जो रेखा होती है तीसरी भुजा के समानांतर होती है, और उस भुजा की लंबाई जो होती है तीसरी भुजा की लंबाई की आधी होती है। अगर दोस्तों इस DEF त्रिभुज में इस DE भुजा और EF भुजा को मध्य बिंदु को एक रेखा के द्वारा मिलाया गया, तो ये जो रेखा होगी इस भुजा के तो समानांतर होगी, साथ में इस भुजा की जो लंबाई होगी इस भुजा की आधी होगी, आधी होगी। मतलब अगर इस भुजा की लंबाई 15 है तो इस भुजा की जो लंबाई होगी वो 7.5 होगी, 7.5। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ रही है, कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। अब दोस्तों हम और आइए यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूंगा। फिलहाल के लिए आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद में आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत है यहाँ पर, कोई परेशानी है, कोई नहीं, हमें यहाँ पर कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। कह रहा है कि PQRS एक आयत है, ठीक है। कह रहा है जिसकी भुजाएं 8 इकाई और 15 इकाई है। कह रहा है एक अन्य आयत PTUQ इस प्रकार बनाया गया है कि पहले आयत का विकर्ण जो है PR नए आयत के एक भुजा बन जाता है। कह रहा है और इसके विपरीत भुजा जो TU है पहले आयत के शीर्ष को S पर स्पर्श करती है, ठीक है। कह रहा है आयत PQRS और आयत PTUR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। कह रहा है कि आयत PQRS और आयत PTUR के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं कि आखिर अनुपात होगा क्या, ठीक है। दोस्तों सबसे पहले मैं इस आकृति को यहाँ पर बनाना चाहूंगा, ठीक है। तो मैंने दोस्तों एक आयत बना लिया, मान लीजिए इस आयत का ये वाला जो शीर्ष है ये P है, और ये वाला जो शीर्ष है Q है, और ये वाला जो शीर्ष है R है, और ये वाला शीर्ष, ठीक है। दोस्तों इस P और R शीर्ष को मिलाया गया है, और इसे आधार मानते हुए एक दूसरा हमारा आयत बनाया गया है। इसी को आधार मानते हुए एक दूसरा हमारा आयत बनाया गया, इसी को आधार मानते हुए एक दूसरा हमारा आयत बनाया। इसी को आधार मानते हुए एक दूसरा हमारा आयत बनाया गया है, ठीक है। मैं उस आयत को भी यहाँ पर बनाने की कोशिश करूँ। एक मिनट रुकिए। तो दोस्तों जैसे आकृति बनाकर दिखाई गई है कुछ वैसे ही मैंने यहाँ पर आपके सामने आकृति बनाने की कोशिश की। तो जैसी आकृति यहाँ पर आपके सामने बनाकर दिखाई गई है कुछ मैंने वैसे ही आकृति यहाँ पर बनाने की कोशिश की, ठीक है। थोड़ा हो सकता है कि मेल ना खाए, लेकिन वैसी ही आकृति मैंने बनाने की कोशिश की है।
ठीक है। दोस्तों ये जो दूसरा आयत है इसका शीर्ष ये वाला P है और ये वाला शीर्ष हमारा P है और इसका ये वाला शीर्ष जो है ये है, ये। अब क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन में कुछ जानकारी हमें दी गई है, ठीक है। क्वेश्चन में कुछ जानकारी हमें दी गई है। कह रहा है कि PQRS एक आयत है, ठीक है। कह रहा है जिसकी भुजा 8 सेंटीमीटर है और 15 सेंटीमीटर है, मतलब ये वाली भुजा हमारी 15 है और ये वाली भुजा हमारी 8। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा देखिए, अगर इसका ये वाली भुजा हमारी 8 है, आयत की ये वाली भुजा 15 है और ये वाली भुजा 8 है, इस प्रकार देखा जाए 15 8 120, इसका क्षेत्रफल जो है 120 होगा। तो ये जो विकर्ण खींचा गया है इस पूरे एरिया को 2 बराबर भागों में बांट दिया होगा। मतलब ये वाला ये जो ये खंड है इसका एरिया वास्तव में 60 सेंटीमीटर हो गया होगा और इसका भी एरिया तो 60 सेंटीमीटर थोड़ा वहां की ना फोटो। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, और यहाँ तक सारी चीजें क्लियर, ठीक है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो आयत PQRS क्षेत्रफल 120 था, लेकिन इस विकर्ण खींचने पर पूरा एरिया 2 बराबर भागों में बढ़ गया होगा, मतलब इस खंड की एरिया जो है 60 है, इस खंड का एरिया 60, ठीक है। कह रहा है कि एक अन्य आयत PTUQ बनाया गया है, एक अन्य आयत PTUR होना चाहिए था, ठीक है। मैं यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ, PTUR होना चाहिए था, PTUR, अब सही है। कह रहा है कि एक अन्य आयत PTUR बनाया गया है। कह रहा है कि इस प्रकार बनाया गया है कि पहले आयत का जो विकर्ण है PR वो नए आयत का एक भुजा बन जाती है, ठीक है, भुजा बन गई है। आगे कह रहा है कि इसका विपरीत जो भुजा है TU, ठीक है, पहले आयत के शीर्ष S को स्पर्श करता है, शीर्ष को S पर स्पर्श करता है, ठीक है। कह रहा है आगे कि आयत PQRS और आयत PTQR, कह रहा है कि जो आयत है दोनों इनके क्षेत्रफल का अनुपात होगा। तो आइए पता करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों आपको क्षेत्रफल पता है कि जो पहला आयत है उसके क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, दूसरे आयत का हमें क्षेत्रफल बताना है। दोस्तों ये PTUR जो है एक आयत है और आप देख रहे हैं कि इस आयत में इस वाली भुजा पर एक त्रिभुज बनाया गया, इस वाली भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया गया है। और जब किसी आयत में किसी भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया जाता है और उसका शीर्ष जो है जो त्रिभुज बनाया जा रहा है उसका शीर्ष सामने वाली भुजा को टच करता है, तो ऐसी स्थिति में उसका क्षेत्रफल जो होता है पूरे आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। पूरे क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। हाँ। दोस्तों आपको चित्र पता है कि जब किसी आयत में किसी भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज जो क्षेत्रफल होता है पूरे आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होता है। मतलब इस त्रिभुज जो क्षेत्रफल होगा इस पूरे आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। पूरे त्रिभुज जो क्षेत्रफल जो होगा पूरे त्रिभुज जो क्षेत्रफल होगा वो आयत के क्षेत्रफल के आधे के बराबर होगा। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों यहीं से एक दूसरा नियम अगर मैं निकालना चाहूँ तो दूसरी बात यहीं से निकालना चाहूँ कि जब किसी आयत में किसी भुजा को आधार मानते हुए एक त्रिभुज बनाया जाता है, तो ऐसी स्थिति में उस आयत का जो क्षेत्रफल होता है उस बनाए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होता है। अगर तो इस आयत में इस वाली भुजा को आधार मानते हुए त्रिभुज बनाया गया है, तो ऐसी स्थिति में इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा इस बनाए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के दुगने के बराबर होगा। अगर तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो ये जो आयत है इसका क्षेत्रफल वास्तव में 120 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। तो इस प्रकार तो मुझे पता चल गया कि भैया ये जो हमारा आयत दूसरा बनाया गया था इसका क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पहले आयत का क्षेत्रफल 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो यहाँ तो दूसरे आयत का भी क्षेत्रफल क्या है 120 सेंटीमीटर स्क्वायर है, कहोगे हाँ। इस प्रकार तो देखा जाए तो दोनों आयत के क्षेत्रफल का अनुपात क्या है, कहोगे देखिए दोनों आयत के क्षेत्रफल का अनुपात 1:1 है। क्या है 1:1 है। बोलो हाँ कि ना, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक तो हमें कहीं पर भी दिक्कत कहीं पर भी परेशानी नहीं होगी। अब इसी क्रम में आइए हम एक क्वेश्चन और यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ कि आखिर ये कहना क्या चाह रहा है, ठीक है। पढ़िए इस क्वेश्चन को, कहोगे देखिए इस क्वेश्चन में हमसे कह रहा है कि यदि एक आयत का परिमाप P है और उसका विकर्ण D है, तो आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा। आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा, हाँ ठीक है। दोस्तों एक आयत है जिसका परिमाप, ठीक है। सबसे पहले मैं एक आयत बना लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि आयत का जिक्र हो रहा है, ठीक है। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा
आयत है और इस आयत का ये वाला जो शीर्ष नाम देना चाह रहे हो नाम दे सकते हो, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। मान लीजिए ये वाला जो आयत है इसका ये वाला शीर्ष ये है, ये वाला शीर्ष बी है, ये वाला शीर्ष सी है और ये वाला जो शीर्ष जो है डी है। ठीक है, दोस्तों ये जो आयत है इसका परिमाप जो है पी है, इसका परिमाप मान लीजिए ये जो हमारा आयत है इसकी ये वाली भुजा हमारी एल है और ये वाली जो भुजा है बी है। दोस्तों ये जो हमारा आयत है इसका परिमाप हमें दिया है पी, कह रहा है इसका विकर्ण जो है डी है, इसका विकर्ण जो है डी, इसका विकर्ण जो है डी, कह रहा है इसका परिमाप पी है और इसका विकर्ण जो है डी, कह रहा है कि आयत की लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर क्या होगा। हाँ दोस्तों अगर ये बी है तो ये भी बी होगा कहोगे, हाँ अगर ये एल है तो ये भी एल होगा कहोगे। ठीक है दोस्तों, अगर मैं यहाँ पर दोस्तों डी हमें इसका इस विकर्ण की लंबाई जो हमें डी दी है कहोगे, हाँ और आपको चित्र ये पता है कि जो डी होगा उस भुजा का जो स्क्वायर होगा, आपको चित्र ये पता है कि इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा मतलब डी का जो स्क्वायर होगा इन दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हाँ, मतलब डी स्क्वायर बराबर होगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो हाँ कि ना कहोगे। हाँ दोस्तों इस ये जो हमारा आयत है इसका पेरीमीटर हमें क्या इसका पेरीमीटर क्या होगा, देखिए किसी भी आयत का पेरीमीटर जो होता है लंबाई और चौड़ाई के योग का दुगुने के बराबर होता है, लेकिन हमें इसका पेरीमीटर तो पी दिया है तो हाँ मतलब मतलब पी बराबर जो होगा 2l प्लस बी की होगा तो अगर दोस्तों मैं यहाँ पर l प्लस बी की वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ तो l प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आएगी, तो देखिए l प्लस बी की वैल्यू जो आएगी पी अपॉन 2 निकलता है। ठीक है, पी अपॉन 2 आएगी। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों को स्क्वायर कर देता हूँ, दोनों साइड स्क्वायर कर देता हूँ तो एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आएगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2lb बराबर 2lb बराबर एलबी बराबर पी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे, हाँ पी स्क्वायर अपॉन 4 आएगा। बोलो हाँ कि ना। दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मैंने यहाँ पर उठा के रखा तो इस प्रकार देखा तो 2lb बराबर पी स्क्वायर 4 पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2lb आएगा, माइनस 2lb आएगा। बोलो हाँ कि ना कहोगे। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा जाए तो 2lb की वैल्यू आ गई पी स्क्वायर अपॉन 4 माइनस 2lb। हमसे पूछा गया था क्या गया था कहोगे, हमसे आयत और लंबाई और चौड़ाई के बीच का अंतर पूछा गया था। तो आइए निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों क्या मैं इसे दोस्तों एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ एल माइनस बी का होल स्क्वायर, एल माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2lb लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकते हो। मैंने कहा क्यों कहोगे, देखिए जब आप स्क्वायर करोगे इसका स्क्वायर खोलोगे तो आपको एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ माइनस 2lb आएगा और माइनस 2lb को ये जो प्लस 2lb है ये कैंसिल कर देगा। तो इस प्रकार दोस्तों मैंने इसे इस फॉर्म में लिखा बराबर है डी स्क्वायर। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। दोस्तों 2lb की वैल्यू क्या है, पी स्क्वायर दोस्तों 2lb को मैंने इधर भेज दिया। अगर मैं इधर भेजता हूँ तो क्या होगा, देखिए एल माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा एल माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आएगा डी स्क्वायर माइनस 2lb आएगा। अब दोस्तों एल माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पर मैंने क्या किया 2lb की वैल्यू रख दी। अगर मैं यहाँ पर रखता हूँ तो डी स्क्वायर ये जो यहाँ पर रखूंगा ये चीज रखूंगा तो ये प्लस का है ये माइनस हो जाएगा, माइनस की वजह से ये माइनस का हो जाएगा ये प्लस का हो जाएगा। हाँ एक मिनट रुकिए, ये इसकी वैल्यू क्या थी डी थी तो यहाँ पर डी गया जाएगा, इसकी वैल्यू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू डी थी तो डी स्क्वायर गया है। ठीक है, यहाँ पर रखता हूँ तो ये पी स्क्वायर अपॉन 4 जो है माइनस हो जाएगा और ये माइनस डी स्क्वायर ये प्लस का डी स्क्वायर हो जाएगा। अगर दोस्तों मैं यहाँ पर इसे सोल्व करता हूँ तो एल स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की वैल्यू जो निकल कर आएगी वो 8d स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4। लेकिन जब मैं स्क्वायर हटाऊंगा तो इसके ऊपर रूट चले जाएगा। इस प्रकार देखा जाए तो दोनों लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है, लंबाई और चौड़ाई के बीच का जो अंतर है वास्तव में 8d स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन 4 के बराबर है। बोलिए हाँ कि ना कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे हाँ। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहीं पर भी दिक्कत नहीं, कोई प्रश्न नहीं है। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम कुछ और नई चीजें सीखने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों हम सीखने की कोशिश करेंगे समचतुर्भुज के बारे में। हमने पहले पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में और समझा उसके ऊपर और कुछ क्वेश्चन किए, उसके बाद आयत के बारे में पढ़ा कहोगे हाँ। अब दोस्तों हम यहाँ पर समचतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे और समझेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे और समझेंगे। सबसे पहली बात आती है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं। सबसे पहली बात आती है कि समचतुर्भुज किसे कहते हैं।
दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसमें दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। दोस्तों एक ऐसा चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर होने के साथ साथ आमने सामने की भुजाएं समानांतर होती हैं, उसे हम समचतुर्भुज कहते हैं। जैसे दोस्तों ये मैंने एक चतुर्भुज बनाया दोस्तों, जैसे एक मिनट रुकिए। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया। जैसे दोस्तों मैंने आपके सामने एक चतुर्भुज बनाया। अगर दोस्तों इस चतुर्भुज की ये वाली भुजा और ये वाली भुजा चारों आपस में बराबर हैं और आमने सामने की भुजाएं आपस में समानांतर हैं। तो ऐसी ही आकृति को हम क्या कहते हैं? समचतुर्भुज कहते हैं। आपको समझ में आया होगा? हाँ, ठीक है। दोस्तों मैं इसका नामकरण कर देता हूँ। मान लीजिए इस समचतुर्भुज का ये वाला जो शीर्ष है ये ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है और ये वाला शीर्ष ठीक है। अगर दोस्तों मैं किसी भी इस समचतुर्भुज के आमने सामने के शीर्षों को मिलाता हूं तो मिलाने वाली जो रेखा होगी वो विकर्ण कहलाएगी। तो मैंने ए और सी शीर्ष को आमने सामने जो शीर्ष थे उससे मिला दिया, तो ये जो हमारी रेखा है ये हमारी कुछ और नहीं है, विकर्ण है, जिसे हम डायगोनल कहते हैं, विकर्ण कहलाएगी। तो किसी भी चतुर्भुज में आमने सामने के शीर्षों को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो विकर्ण कहलाएगी। तो यहाँ पर भी ये विकर्ण कहलाएगी। इसी प्रकार अगर मैं इसे भी खींचता हूँ तो ये भी विकर्ण कहलाएगी। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो गई। हाँ, दोस्तों जिस प्रकार आपने समानांतर चतुर्भुज और आयत में पढ़ा था कि भैया अगर हम एक विकर्ण खींचते हैं तो पूरा क्षेत्रफल जो होता है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है, उसी प्रकार यहाँ पर भी अगर हम किसी समचतुर्भुज में हम एक विकर्ण खींचते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। अगर दोनों विकर्ण खींचते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी समचतुर्भुज में अगर हम एक विकर्ण को खींचते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। इसी प्रकार अगर हम दोनों विकर्ण को खींचते हैं तो पूरा एरिया जो होता है 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। हाँ, ठीक है, ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। क्या? एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। तो जिस प्रकार आयत और समानांतर चतुर्भुज में दोनों विकर्ण जो होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं, उसी प्रकार समचतुर्भुज में भी जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर दूरी पर काटते हैं। मतलब देखा जाए तो अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को यहाँ पर काट रहे हैं तो ऐसे इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी लंबाई इस खंड की होगी और जितनी लंबाई इस खंड की होगी उतनी लंबाई इस खंड की होगी। दोस्तों यहाँ तक सारी चीजें समझ में आ गया है तो? दोस्तों एक बात बताइए, ये बिंदु एक ऐसा बिंदु है जहां से इस खंड की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई यहाँ तक ये कहोगे। इस प्रकार देखा है तो ये जो हमारा है इस भुजा का क्या है? मिड पॉइंट है कहोगे। इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसे बिंदु जहां से इस खंड की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई वास्तव में अच्छा। दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं ये ऐसा बिंदु है इस भुजा पर स्थित, ये हमारा ऐसा बिंदु है जहां से इस खंड की लंबाई जितनी है उतनी लंबाई इस खंड की है। इस प्रकार देखा है तो ये क्या है? इस भुजा का मध्य बिंदु है। इसी प्रकार तो आप देख रहे हैं कि ये हमारा एक ऐसा बिंदु है जहां से इस खंड की लंबाई जितनी है उतनी ही लंबाई इसकी है। इस प्रकार देखा है तो ये जो बिंदु है इस भुजा का मध्य बिंदु। तो इस प्रकार आपको ये ध्यान रखना है ये जो हमारा होता है मिड पॉइंट होता है। मिड पॉइंट होता है, ये हमारा क्या होता है? कभी मिड पॉइंट। ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि ये हमारा कुछ और नहीं मिड पॉइंट। ठीक है, सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारा क्या है कहोगे? देखिए इस भुजा का मध्य बिंदु है और किसी भुजा के मध्य बिंदु को उसके सामने वाले शीर्ष को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? कहोगे? माध्यिका कहलाती है। तो इस प्रकार देखा इस त्रिभुज की ये जो हमारी है भुजा ये हमारी माध्यिका है। इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज के लिए ये हमारी माध्यिका है। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों इस त्रिभुज के लिए ये हमारी माध्यिका और इस त्रिभुज के लिए ये हमारी माध्यिका है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे? हाँ। दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज दोस्तों एक बात बताइए, ये हमारी इस त्रिभुज की ये हमारी क्या है? माध्यिका है कहोगे? हाँ।
दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा इसके बराबर है, कहोगे हाँ ये वाली भुजा इसके बराबर है। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज के दो बराबर भुजाओं के मध्य मध्य के शीर्ष से सामने वाली भुजा दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है दोस्तों ये क्या है, तो ये वास्तव में इस त्रिभुज की मीडियन है। हाँ हाँ दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है, दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि जब किसी त्रिभुज में बराबर भुजाओं के शीर्ष बराबर भुजाओं के मध्य शीर्ष से बराबर भुजाओं के मध्य शीर्ष से एक मीडियन खींचते हैं, तो वो जो मीडियन होती है वो वास्तव में लंब वो जो हमारी मीडियन होती है वो लंब कहलाती है, कहोगे हाँ। इस प्रकार से तो देखा जाए तो अगर इस त्रिभुज में इस भुजा और इस भुजा के मध्य शीर्ष से एक मीडियन खींचा गया है, तो ये जो मीडियन है ये वास्तव में लंब भी हमारा शीर्ष लंब भी है। क्या है, एक शीर्ष लंब है। अगर शीर्ष लंब है तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। हाँ। इसी प्रकार तो ये भी हमारा इस त्रिभुज के लिए दोस्तों ये भी हमारा लंब है। ये इस शीर्ष के लिए ये जो मीडियन है ये भी हमारा लंब है। इसी प्रकार तो इस शीर्ष के इस त्रिभुज में ये जो हमारा मीडियन खींची गई है ये भी हमारा एक लंब का कार्य करेगा। क्या, एक लंब का कार्य करेगा। इसी प्रकार तो ये भी हमारा एक शीर्ष लंब है इस त्रिभुज के लिए। इस त्रिभुज के लिए हमारा एक लंब का कार्य करेगा। ठीक है, तो ये बात आपको हमेशा ध्यान है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे दोनों हमारे जो विकर्ण है, इस समांतर चतुर्भुज के दोनों विकर्ण जो है एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहे हैं, कहोगे हाँ। तो यहीं से एक दूसरा निकल जाता है कि किसी भी समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। क्या, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, तो हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। तो जिस प्रकार तो समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिस प्रकार तो समांतर चतुर्भुज में किसी भी समांतर चतुर्भुज में आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं और किन्हीं भी दो संलग्न कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब यहाँ पर जितनी डिग्री का कोण बन रहा होगा उतने डिग्री का कोण यहाँ पर बन रहा होगा। और ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा और यहाँ पर जितने डिग्री का कोण बन रहा होगा उनका कोण 180 डिग्री। ठीक है, यही चीज वहां पर भी थी। ठीक है दोस्तों, एक बात बताइए, इन दोनों दोस्तों आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं, कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों इस भुजा और ये भुजा बराबर है और इस भुजाओं के बीच से इस भुजाओं के मध्य शीर्ष से इस भुजाओं के इन दोनों भुजाओं को के शीर्ष से सामने वाली भुजा पर एक लंब डाला जा रहा है और यही लंब दोस्तों हमारी क्या करेगी, कोण समद्विभाजक कहलाएगी। इस प्रकार दोस्तों अगर ये हमारी जो हमारा ये लंब है या मीडियन है या अगर ये कोण समद्विभाजक है तो ये जो कोण समद्विभाजक है इस कोण को दो बराबर भागों में बांट डाला होगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर खुद देख रहे हैं कि ये जो इस समचतुर्भुज में ये जो हमारा विकर्ण जो है वो कोणों को क्या कर रहा है, दो बराबर भागों में बांट रहा है। तो यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि किसी भी समचतुर्भुज में किसी भी कोण यहीं से एक दूसरा नियम निकल जाता है कि किसी भी समचतुर्भुज में जो विकर्ण होते हैं शीर्ष पे बने कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। यहीं से दूसरा नियम निकल जाता है कि जब किसी भी समचतुर्भुज में विकर्ण जो दोनों होते हैं वो शीर्ष पर बने कोणों को दो बराबर भागों में बांटते हैं। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ। तो इस प्रकार देखा है तो ये जो विकर्ण है इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। इसी प्रकार ये जो विकर्ण है इस कोण को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है, इस विकर्ण को भी दो बराबर भागों में बांट रहा है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, कहोगे हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है, आगे की चीजें दोस्तों एक चीज और नोटिस कर लीजिए दोस्तों, ये हमारा एक समचतुर्भुज है, कहोगे हाँ समचतुर्भुज है, ये हमारा एक समचतुर्भुज है। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों ये भुजा जितनी है उतनी भुजा ये होगी, उतनी भुजा ये होगी, उतनी भुजा ये होगी। मान लीजिए ये वाली भुजा हमारी, ये वाली भुजा भी तभी होगी, ये वाली भुजा भी हमारी होगी, ये वाली भुजा भी। मैंने कहा कि बताइए इस समचतुर्भुज का पेरीमीटर क्या होगा। देखिए किसी भी अगर इसका पेरीमीटर निकालना है तो इसके चारों भुजाओं को जोड़ना पड़ेगा, एक 4 एक के बराबर। इस प्रकार दोस्तों आप खुद देख रहे हैं कि इस समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर है भुजा की लंबाई के 4 गुने के बराबर है, कहोगे हाँ। इस प्रकार तो यहीं से एक नियम निकल जाता है कि किसी भी समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर होता है, किसी भी समचतुर्भुज का पेरीमीटर जो होता है भुजा की लंबाई के 4 गुने के बराबर होता है। किसी भी समचतुर्भुज का जो पेरीमीटर होता है भुजा की लंबाई के 4 गुने के बराबर होता है। तो यहीं से एक नियम निकल जाता है। क्षेत्रफल के बारे में हम आगे जिक्र करेंगे। ठीक है, फिलहाल ये जितनी चीजें आपको यहाँ पर मैंने बताया है
उतनी चीजें आपको ध्यान रखना। अच्छा, एक दो चीजें और छूट गई हैं। दोस्तों जब दोनों विकर्ण खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों जब किसी समानांतर चतुर्भुज में समचतुर्भुज में हम दोनों विकर्ण खींचते हैं तो ऐसी स्थिति में दोस्तों आमने सामने के जो बनने वाले त्रिभुज होते हैं वो सर्वांगसम भी होते हैं और समरूप भी होते हैं। जैसे दोस्तों अगर इन दोनों विकर्णों को खींचा गया है तो ये जो बनने वाले आमने सामने के त्रिभुज हैं ये सर्वांगसम भी होंगे और समरूप भी होंगे। मतलब ये त्रिभुज इसके सर्वांगसम है और समरूप है और इसी प्रकार ये त्रिभुज जो है इसके सर्वांगसम है और समरूप। तो ये भी बात आपको हमेशा ध्यान रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई परेशानी है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। अब आइए दोस्तों इसके ऊपर एक दो क्वेश्चन भी कर लेते हैं जिससे सारी चीजें क्लियर हो जाए। क्षेत्रफल के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसके ऊपर आपकी स्क्रीन पर है, आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं आपको समझाने की यहाँ पर कोशिश करता हूँ क्या कहना चाह रहा है। तो अगर देखिए कह रहा है कि इस समचतुर्भुज की भुजा, भुजी नहीं है भुजा है, ठीक है, कह रहा है कि ये समचतुर्भुज की भुजा की लंबाई जो है 17 सेंटीमीटर है। कह रहा है इसके विकर्ण की लंबाई 16 सेंटीमीटर है। कह रहा है इस समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी। ठीक है, मैंने एक कॉन्सेप्ट आपको नहीं बताया था लेकिन बताना जरूरी था। ठीक है, बताना जरूरी था लेकिन मैंने आपको बताया नहीं है, कोई बात नहीं है। ठीक है, वो विकर्ण निकालने के लिए फॉर्मूला था, विकर्ण निकालने के लिए तरीका था, लेकिन हम विकर्ण यहाँ पर दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज को मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। विकर्ण दोस्तों जो हमारा पूछा गया है, दोस्तों ये जो विकर्ण पूछा गया है समचतुर्भुज के दूसरा विकर्ण जो पूछा गया है इसे निकालने के लिए एक तरीका था। उस उस कॉन्सेप्ट को मैंने नहीं बताया और ना ही प्रूव करवाया। उस चीज को मुझे करवाना चाहिए था और प्रूव करवाना चाहिए था लेकिन मैंने नहीं करवाया। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसी चीज को ये जो दूसरा विकर्ण निकालने के लिए कह रहा है, दूसरा विकर्ण जो पूछा जा रहा है इससे मैं दूसरे तरीके से करवाऊंगा। ठीक है, वैसे मैं बता भी दूंगा कि आखिर होता क्या है, मैं बता दूंगा। ठीक है, आपको वैसे ही ध्यान रखना है, बस ध्यान रखना है, लेकिन वास्तव में जैसे मैं करवा रहा हूँ वैसे आपको तेजी से करके निकालना है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना, आपको हमेशा दिमाग में रहना चाहिए कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। अगर ये ध्यान रहता है तो आपको उसको मेरे ख्याल से ना के बराबर जरूरत होगी, लेकिन आपको ध्यान रखना है। तो एक समचतुर्भुज है, मैंने समचतुर्भुज बना दिया। तो ये जो समचतुर्भुज है इसका जो भुजा है वो 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक समचतुर्भुज है, मैंने एक समचतुर्भुज बना दिया। जो समचतुर्भुज है दोस्तों उसकी एक भुजा जो है 17 सेंटीमीटर है। ठीक है, कह रहा है इसका एक विकर्ण जो है, इसका मैंने दोनों विकर्ण खींच लिए। मान लीजिए ये हमारा पहला विकर्ण है, ये जो हमारा है दूसरा विकर्ण। आप चाहे जिसे पहला दूसरा मान सकते हैं, इससे कोई दिक्कत नहीं। कह रहा है जो पहला विकर्ण है वो 16 है, कह रहा है दूसरा विकर्ण क्या होगा। मान लीजिए ये पहला विकर्ण है, ये दूसरा। ठीक है दोस्तों, आपको अच्छे तरीके से पता है कि हमें कह रहा है कि जो पहला विकर्ण है ये 16 है दोस्तों, और ये कह रहा है दूसरा विकर्ण, कह रहा है दूसरे विकर्ण की लंबाई बताइए, मतलब इसकी लंबाई नहीं बताओ। दोस्तों आपको अच्छे तरीके से पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण होगा वो 90 डिग्री होगा। तो आपको ये भी बात पता है कि समचतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं एक दूसरे को बराबर है भागों में बांटते हैं कभी। इस प्रकार दोस्तों देखा जाए तो ये जो दोनों विकर्ण अगर एक दूसरे को काट रहे हैं तो ये दोनों जो भाग ये एक दूसरे को दोनों ये विकर्ण एक दूसरे को बराबर भागों में बांट देंगे। एक बात बताइए दोस्तों, ये अगर हमारा भाग, ये हमारा पूरा लंबाई जो विकर्ण की ये 16 सेंटीमीटर है, तो इस खंड की लंबाई क्या होगी, 8। ये 8। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कभी। दोस्तों ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। हाँ भैया, और इस समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा दिख रही है वो क्या का विकर्ण है। जब दोस्तों हमारा लंब या आधार, दोस्तों जब हमारा आधार 8 होता है और कर्ण हमारा 17 होता है तो हमारा लंब क्या होता है, करोड़ 15 होता है। इस प्रकार देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक की लंबाई क्या है, करोड़ 15 है। ठीक है दोस्तों, आपको जितनी पता है कि किसी भी समचतुर्भुज में विकर्ण जो तो बराबर एक दूसरे को बराबर हिस्सों में काटते हैं। मतलब ये अगर ये दोनों विकर्ण एक दूसरे को काट रहे हैं तो ऐसी स्थिति में इस खंड की जितनी लंबाई होगी उतनी ही लंबाई इस खंड की होगी। अगर इस खंड की लंबाई 15 है तो इस खंड की भी लंबाई 15 होगी तो क्या, तो ये खंड जो है इस खंड की लंबाई 15 है, इस खंड की भी लंबाई एक तरह से देखा जाए तो 15 होगी। इस प्रकार देखा जाए तो दूसरा जो विकर्ण है, दूसरा जो विकर्ण है उसकी पूरी लंबाई क्या है, 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो आप इस तरीके से जाकर तेजी से निकाल सकते हैं, आप इस तरीके से जाकर तेजी से निकाल सकते हैं। ठीक है, इस तेजी से निकाल सकते हैं। लेकिन जो कॉन्सेप्ट था उसे भी बताने का फर्ज होता है, तो यहाँ तो मैं बता देता हूँ क्या था वो चीज। मान लीजिए दोस्तों ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है। ठीक है, उस कॉन्सेप्ट के जरिए भी हम निकाल लेते हैं। ठीक है, क्योंकि बताना जरूरी था। समानांतर चतुर्भुज में ये कॉन्सेप्ट तो नहीं लगता था, नहीं बताया था। दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समानांतर चतुर्भुज है और इस समानांतर चतुर्भुज का ये वाला शीर्ष ए है, ये वाला शीर्ष बी है और ये वाला शीर्ष सी है, ये वाला शीर्ष डी है। ठीक है? मान लीजिए दोस्तों ये जो है समानांतर चतुर्भुज, दोस्तों मान लीजिए ये हमारा एक समचतुर्भुज है और इस समचतुर्भुज की ये वाली भुजा ए है, ये वाली भुजा बी है, ये वाली सी है, ये वाली डी है। तो मान लीजिए ये हमारा पहले समचतुर्भुज की पहला विकर्ण है, ये जो है दूसरा विकर्ण।
मान लीजिए दोस्तों इस समचतुर्भुज की जो भुजा है वो ए है, तो ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी, ये भी ए होगी। और मान लीजिए दोस्तों समचतुर्भुज का जो पहला विकर्ण है वो D1 है और जो दूसरा विकर्ण है वो D2 है। ठीक है। अगर तो किसी भी समचतुर्भुज के पहला विकर्ण जो है D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है और उसकी भुजा ए है, तो ऐसी स्थिति दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज के अगर दोस्तों किसी भी समचतुर्भुज का पहला विकर्ण D1 है, दूसरा विकर्ण D2 है और उसकी भुजा ए है, तो ऐसी स्थिति में दोनों विकर्णों के वर्गों का योग जो होगा, दोनों विकर्णों के वर्गों का योग जो होगा उसकी भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होगा। उसकी भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होगा। ये कॉन्सेप्ट था। ठीक है। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि किसी भी समचतुर्भुज के यदि पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है, कि पहला विकर्ण हमारा D1 है, दूसरा विकर्ण हमारा D2 है, तो ऐसी स्थिति में और अगर किसी समचतुर्भुज का पहला विकर्ण D1 है और दूसरा विकर्ण D2 है और उसकी भुजा ए है, तो ऐसी स्थिति में D है पहले विकर्ण का स्क्वायर और दूसरे विकर्ण का स्क्वायर का जो सम होगा वो समचतुर्भुज के भुजा के स्क्वायर के 4 गुने के बराबर होगा। तो ये बातें आपको हमेशा ध्यान रखनी है। ठीक है। सारी चीजें क्लियर है। तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, हमें कहीं पर भी दिक्कत, कहीं पर भी परेशानी नहीं है। ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। मिलेंगे अगली वीडियो में इसी ऊर्जा और इसी उत्साह